नवी मुंबई महानगरपालिका, शाला क्रमांक 78, गौतम नगर, रबाले, नवी मुंबई। तो विद्यार्थी मित्रों, हम इस जगह पे परिसर अध्ययन भाग 1 का घटक तीसरा आज देखने वाले हैं। पृथ्वी और सजीव सृष्टि के बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। देखो, अब ये सजीव सृष्टि, पृथ्वी पर सजीव सृष्टि कैसे कैसे कहाँ पर है, इसका एक चित्र में यहाँ पे बताया गया है। देखो, ये पृथ्वी के आवरण आवरण में देखो क्या बताया जाता है हमें। स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई तक देखते जाए तो सबसे नीचे शिलावरण, नंबर 2 जलावरण, नंबर 3 वातावरण। और ये शिलावरण, जलावरण और वातावरण तीनों भागों में जीवावरण है। ये देखो, इस तरह पे बताया गया है। जमीन के अंदर भी कुछ जीव रहते हैं, पानी पे, जमीन के पृष्ठभाग पे भी कुछ जीव, सतह पर जीव रहते हैं, तो हवा में भी कुछ जीव रहते हैं। उनके बारे में सविस्तर जानकारी हम ऊपर ले लेंगे। देखो, अब यहाँ पे भी देखा जाए तो जमीन के अंदर भी जैसे खरगोश, चूहा जैसे कुछ जीव रहते हैं। पानी पे बोले पानी के अंदर तो मछलियाँ, उनके जैसे और कुछ जीव रहते हैं। तो ज़मीन की सतह पर भी जैसे कि हमारे गाय, बैल, भैंस आदि जीव रहते हैं। तो हवा में भी कुछ पंछी और अलग अलग छोटे जीव रहते हैं। इस तरह हमारे ध्यान में आया कि ज़मीन के अंदर, ज़मीन की सतह पर और हवा में, तीनों जगह पे जीव अलग अलग जगह पे रहते हैं। बताओ तो आपको क्या यह इसके बारे में जानकारी है। नंबर 1 पे तुम्हें पानी कहाँ से मिलता है। सोचो, देखो आजू बाजू में हम लोग पानी कहाँ कहाँ पे देखते हैं। जैसे कि हमें नदियों में, तालाब में, कुओं में, नलकूप में, इस जगह पे पानी दिखाई देता है। नंबर 2 पे तुम्हारा घर किन किन आधारों पर बनाया गया है। सोचो, जैसे कि आपके गांव में आजू बाजू में अलग अलग घर है, वो कैसे बनाए गए, उस पे से बताओ वो किन किन आधारों पर बनाए गए हैं। नंबर 3 पे सोचो, श्वासोच्छ्वास करने के लिए तुम्हें किसकी आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति तुम कैसे करते हो। हर एक आदमी को, व्यक्ति को श्वासोच्छ्वास करना पड़ता है। श्वासोच्छ्वास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑक्सीजन की, और वह आवश्यकता आप कैसे पूरी करते हो। नंबर 4 पे पृथ्वी को प्रकाश और ऊष्मा किससे मिलती है। ये तो हमने पिछले पार्ट में देखा भी है। पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश सूरज की ओर से आता है, सूर्य की ओर से आता है, और वही प्रकाश ऊष्मा होता है। ऊष्मा भी हम पृथ्वी पर कहाँ से मिलती है, तो सूरज की ओर से, सूर्य की ओर से। चलो आगे देखेंगे। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। क्या बताया गया है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन और कुछ भागों में पानी दिखाई देता है। आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। क्या बताया गया हमें। पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण होता है। ये तो पहले ही बताया नीचे में। क्या जमीन पर, पानी में और हवा में सर्वत्र सजीवों का अस्तित्व होता है। आगे, पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी प्राकृतिक घटनाओं का कारण सूर्य है। क्या बताया गया है। पृथ्वी पर जो होने वाली बहुत सी प्राकृतिक, नेचुरल परिघटनाएं घटती है, उनका कारण सूर्य है। आगे देखो, पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव, ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण, जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या बताया गया है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा, जमीन, पानी, हवा और सजीव, ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीवावरण अन्य तीनों आवरणों में भी दिखाई देता है। शिलावरण और जलावरण, देखो ये संकल्पना देखेंगे।
पृथ्वी का बाहरी कवच कठोर है, वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। हम पहाड़ी वाले भागों से यात्रा करते समय भूमि अथवा चट्टानों की परतें देखते हैं। कहीं पर जमीन का बहुत हरियाली वाला भाग दिखता है, तो कहीं पर वीरान जमीन पर बालू ही बालू होती है। जमीन कहीं पर फसलों से तो कहीं पर वृक्षों से ढकी होती है। देखो क्या बताया गया जमीन के बारे में भी। जमीन के कई भाग पे हमें पानी दिखाई देता है, तो कई भाग पे हमें जमीन दिखाई देती है। कहीं पर तो कहीं पर वृक्षों से ढका हुआ भाग दिखाई देता है, तो कहीं पर बालू ही बालू दिखाई देते हैं। तो कहीं पर घास से ढका हुआ भाग दिखाई देता है, तो कहीं पर झाड़ों से ढका हुआ भाग दिखाई देता है। कुछ स्थानों पर वृक्षों की जड़ों से सनी मिट्टी की गहराई में स्थित परतें दिखती है, तो कहीं वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी हुई चट्टानों दिखती है। देखो क्या बताया गया है, कुछ स्थानों पर वृक्षों की जड़ों से सनी मिट्टी की गहराई में स्थित परतें दिखाई देती है। तो कई जगहों पे देखा जाए तो ये वृक्षों की जड़ों द्वारा फटी चट्टानों भी दिखाई देती है। आगे कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानों होती है, तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देती है। क्या क्या दिखता है, कुछ स्थानों पर पर्वतों की ढलानें होती है, तो कहीं पर चट्टानों की ऊंची ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देती है। देखो ये हमारे पृथ्वी का अंदाजित भाग हमें बताया गया है। तो जमीन 1/3 भाग पृथ्वी का जमीन है, तो 2/3 भाग हमें पानी बताया जाता है, यानी कि जमीन से ज़्यादा पानी का भाग है पृथ्वी पर। पृथ्वी के विभिन्न रूप देखो, एक तो बताया गया है हमें सागर, और ये सागर में जो अंदर पानी होता है उसको बोलते हैं, देखो हम द्वीप। ये हो गया हमारा द्वीप, मुझे जिसके चारों ओर पानी होता है उसको बोला जाए द्वीप। और नंबर 2 पे सागर तट, यानी कि जमीन और सागर पानी का जो भाग एक दूसरे को सटा होता है उसे बोलते हैं हम सागर तट। उसके बाद सागर तट के ऊपर वाला भाग जहाँ पे समतल भाग होता है उसे बोलते हैं हम मैदान। और ऊपर का पानी सागर में बहते हुए आता उसको बोलते देखो हम नदी। और ऊंचाई पर जो समतल भाग होता है उसे बोलते हैं हम पठार। थोड़ी थोड़ी जो होते टेकड़ी या तो टीला, टेकड़ी से बड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं हम पहाड़ी। दो पहाड़ी के बीच वाला भाग जो होता है उसे बोलते हैं हम दर्रा। पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो रास्ता होता है तिरछा तिरछा उसे बोलते हैं हम घाटी। और पहाड़ी से बड़ा भाग जो होता है उसे बोलते हैं हम पर्वत। देखो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन की यह परत शिलावरण का भाग होता है। पृथ्वी का बहुत सा भाग पानी से ढका हुआ है। क्या बताया गया है, पृथ्वी का बहुत सा भाग पानी से ढका हुआ है, तो इस पानी के नीचे भी शिलावरण होता है। पृथ्वी का बाहरी कवच और उसके नीचे वाली परतों का कुछ भाग मिलाकर शिलावरण बनता है। क्या बताया गया है, पृथ्वी का बाहरी कवच और कुछ बाहरी कवच और उसके नीचे वाली परतों का कुछ भाग मिलकर शिलावरण बनता है। ये तो हमने पहले ही देखा। देखो पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 1/3 भाग जमीन जमीन का है, और जमीन के परस्पर संलग्न तथा बड़े बड़े भागों को महाद्वीप कहते हैं। देखो जमीन का परस्पर संलग्न तथा बड़े बड़े भागों को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है। अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है, वह 7 महाद्वीपों में विभाजित की गई है हो गई है। सॉरी, जो जमीन के अलग अलग भाग है वो 7 महाद्वीपों द्वीपों में
अलग अलग प्राकृतिक रचना से हो गई है, जो कि कृत्रिम रेती से मानव ने नहीं तैयार की। वह अपने आप नेचुरल या कृत्रिमता से नहीं, तो प्राकृतिक तौर पर ही 7 महाद्वीपों में जमीन विभाजित हो गई है। और वो 7 महाद्वीपों के नाम देखो बताए जाते हैं हमें। नंबर 1 अफ्रीका, 2 दक्षिण अमेरिका, 3 उत्तर अमेरिका, 4 अंटार्कटिका, 5 एशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 यूरोप। ये 7 महाद्वीपों के नाम हैं। उसमें एशिया सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं होती। क्या बताया गया है? सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं होती। उसके ऊंची नीची होने के कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें भूरूप कहते हैं। देखो, भूरूप किस किस को बोला गया है? तो सभी स्थानों पर जमीन समतल अथवा समान ऊंचाई वाली नहीं है, वह ऊपर नीचे है, और उसी कारण जमीन को विशिष्ट आकार प्राप्त होता है। वही विशिष्ट आकार को भूरूप कहते हैं। चित्र में तुम मैदान, टीला, टेकरी, पहाड़ी इत्यादि विभिन्न भूरूपों का देख सकते हो, जो कि हमने पीछे ही देखा है। देखो, ये चित्र में हमने पीछे ही देखा है। कहाँ पे? ये चित्र में। देखो, पृथ्वी के पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है। इसमें से अधिकांश पानी महासागरों में समाया है। क्या बोला जाता है? पृथ्वी का पृष्ठभाग का लगभग 2/3 भाग पानी से व्याप्त है, ढका है, और इसमें से अधिकांश पानी महासागरों में समाया हुआ है। महासागरों का पानी नमकीन खारा होता है। नमकीन यानी कि कैसा? खारा होता है। और ये महासागर 5 महासागरों में विभाजित हो गए हैं। एक अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा आर्टिक महासागर, चौथा हिंद महासागर तथा दक्षिण महासागर, ये 5वां है। ऐसे 5 महासागरों में पृथ्वी का पानी विभाजित हो गया है, या तो बताया जाता है। महासागर और जमीन की सीमा वाले भाग को ही हमने सागर तट कहा। किसको? महासागर और जमीन की सीमा वाला भाग जो है उसको हमने सागर तट अथवा तटीय पट्टी बोलते हैं। तटीय पट्टियों पर अलग अलग आकार वाले जलरूप तैयार होते हैं। उदाहरण, समुद्र, उसे सागर बोलते। उपसागर, जल डमरू मध्य, आखात, आखात यानी कि प्राकृतिक झील, और खाड़ी इत्यादि विभिन्न जलरूप महासागर के भाग हैं। पृथ्वी की सतह पर जमीन के ऊपर बहने वाले पानी के कुछ छोटे बड़े प्रवाह होते हैं। इनका पानी नमकीन नहीं बल्कि स्वाद रहित होता है। क्या बोला गया है? पृथ्वी की सतह पर जो छोटे बड़े प्रवाह होते हैं पानी के, इनका पानी नमकीन नहीं होता बल्कि वह स्वाद रहित होता है। इन प्रवाह के नाम नाला, सोता, सोताया यानी झरना तथा नदी। इन जलरूपों में से नाला सबसे छोटा और नदी सबसे बड़ी जलरूप होता है। नालों और सोतों के आपस में मिलने पर उपनदियां बनती है। किसके किसके बताया गया है? नालों और सोतों को आपस में मिलने पर उपनदियां और नदियां बनती हैं। कुछ स्थानों पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप से ऊंचाई से नीचे गिरता है। वहाँ पर प्राकृतिक जलप्रपात तैयार होते हैं। जलप्रपात काय को बोला गया है? प्राकृतिक जलप्रपात तो जिस स्थान पर नदी का पानी प्राकृतिक रूप से ऊंचाई से नीचे गिरता है उसे ही प्राकृतिक जलप्रपात बोला जाता है। नदियां अंत में सागर में जाकर मिलती है।
ये देखो, यह चित्र में हमें हम 7 महासागर और 5 महाद्वीप दिखाई देते हैं। सॉरी, 7 महाद्वीप और 5 महासागर, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। महाद्वीप में बोले तो नंबर 1 में एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 अफ्रीका। देखो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 उत्तर अमेरिका, 4 दक्षिण अमेरिका, 5 ऑस्ट्रेलिया, 6 अंटार्कटिका और 7 वाला ये ऊपर में आता है। देखो और एक बार देख लो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। और उसमें उसमें सबसे बड़ा ये बताया जाता है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप बताया जाता है ऑस्ट्रेलिया। और यह अंटार्कटिका जो है पूरे साल भर वह बर्फाच्छादित रहता है। देखो, और महासागर बोला जाए तो ये होगा एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और ऊपर में आर्कटिक महासागर। ऊपर में बताया जाता है, देखो, आर्कटिक महासागर। ऐसे 5 महासागर हैं। चलो आगे देखेंगे, सरोवर या तो झील। सरोवर या झील किसे बोला जाता है? देखो, जमीन के गहराई वाले कुछ भागों में पानी प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए जल भंडार को झील या तो सरोवर कहते हैं। किसको? देखो, जमीन के गहराई वाले भागों में पानी प्राकृतिक रूप में संग्रहित होने से निर्मित हुए जल भंडार को झील कहते हैं। वह छोटे जलाशय को पोखर या ताल भी कहते हैं। आगे देखो, हिमस्वरूपी पानी। शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिमकणों में रूपांतर होता है। क्या बताया गया है? शीत प्रदेशों में बादलों के पानी के कण घनीभूत होने पर उनका हिमकणों में रूपांतर होता है। ऐसे प्रदेशों में हिम वर्षा होती है। जमीन पर हिम की एक के ऊपर एक परतों का संचय द्वारा उनसे बर्फ बनती है। किससे? हिम की एक के ऊपर एक परतों का संचय द्वारा बर्फ बनती है। ऐसी बर्फ की परतों पर संचित होती है, परतों पर परतें संचित होती है। उनका आकार अत्यंत बड़ा हो जाता है। जमीन की ढलान पर यह परतें अत्यंत मंद गति से नीचे की ओर खिसकती होती है और उसे ही हिमनद कहा जाता है। समुद्र पर तैरने वाले बर्फ के बड़े टुकड़े या खंड भी होते हैं। क्या बताया गया है? समुद्र पर तैरने वाला बर्फ के बड़े टुकड़े या तो बहुत बड़ा बड़ा खंड भी होता है। उन्हें प्लावी हिम या हिमशिला कहते हैं। आगे देखेंगे, भूजल। जमीन पर पाए जाने वाले इन जल भंडारों के अतिरिक्त चट्टानों की परतों के मध्य जमीन के अंदर भी पर्याप्त पानी संचित होता है। कहाँ पे? जमीन के अंदर चट्टानों के परतों के मध्य भी पानी संचित होता है। उसे ही भूजल कहते हैं। जमीन के अंदर चट्टानों के परतों के बीच जो पानी होता है उसे भूजल कहते हैं। भूजल को कुओं तथा नलकूपों में से ऊपर उलीचकर उसका उपयोग किया जाता है। बहुत से सरोवरों, कुओं को जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है। क्या बताया गया? बहुत से सरोवर, कुओं, इनको जमीन के अंदर स्थित झरनों से पानी मिलता है। पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैले हुए पानी और हिम
भूजल तथा वातावरण की बाष्प जैसे पानी भंडारों को सम्मिलित रूप में पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। कौन कौन सा बोला गया पृथ्वी का जलावरण? पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैला हुआ पानी। कहाँ पर? पृथ्वी के पृष्ठभाग पर सर्वत्र फैला हुआ पानी और हिम, भूजल तथा वातावरण की बाष्प जैसे पानी के भंडारों को सम्मिलित रूप में सबको मिलकर पृथ्वी का जलावरण कहते हैं। ये देखो क्या क्या बताया गया है। ये यहाँ पे कुआं या तो बावड़ी, तालाब और ये नलकूप, इनकी सहायता से जमीन के अंदर वाला पानी ऊपर उलीचकर उपयोग में लिया जाता है। आगे देखेंगे हम वातावरण। देखो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। किसको कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित हवा का आवरण, उपस्थित हवा का आवरण इसे ही वातावरण कहते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वातावरण की हवा क्रमशः विरल होती जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड हवा के मुख्य घटक है। हवा के मुख्य घटक क्या क्या बताए गए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तुम यह सीख चुके हो इनके अतिरिक्त हवा में अत्यंत अल्प मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर वातावरण की शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल ऐसी परतें मानी जाती है। कौन कौन सी बताई गई? नंबर 1 शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल ऐसी परतें मानी जाती है। इनमें से पृथ्वी के पृष्ठभाग से लगभग 13 किलोमीटर दूरी तक की परत को शोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठभाग से लेकर लगभग 13 किलोमीटर दूरी तक जो वातावरण का मंडल है उसे शोभ मंडल कहते हैं। शोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। शोभ मंडल की हवा में कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी के सजीवों के जीवन पर उनके परिवर्तनों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसके? तो शोभ मंडल पे हवा के कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उसी परिवर्तनों का पृथ्वी पर या तो सजीवों के जीवन पर होने वाले परिवर्तनों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सूर्य द्वारा पृथ्वी को ऊष्मा मिलने के कारण पृथ्वी का पृष्ठभाग गर्म होता है। पृथ्वी का पृष्ठभाग कैसे गर्म होता है? सूर्य द्वारा मिलने वाली ऊष्मा के कारण, जिसके कारण पृष्ठभाग के समीप वाली हवा सबसे अधिक गर्म होती है। शोभ मंडल से क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर हवा ठंडी होती जाती है। वातावरण की लगभग संपूर्ण बाष्प शोभ मंडल में ही होती है। इसलिए जलवायु से संबंधित बादल, वर्षा, कोहरा, पवन यानी कि बहती हुई हवा तथा आंधी, तूफान आदि सभी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। आदि सभी घटनाएं शोभ मंडल में होती है। ऊंची पहाड़ी के ऊपर जाने पर वहाँ की चारों ओर वाली हवा पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा विरल होती है। कहाँ पे? देखो ऊंची पहाड़ी पर जाने पर वहाँ की चारों ओर वाली हवा पृष्ठभाग की हवा की अपेक्षा विरल होती है। यातायात के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सभी विमान शोभ मंडल की ऊंचाई से अधिक ऊपर ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हैं। कहाँ पे? जो यातायात के लिए उपयोग में लाए जाते विमान हैं ये शोभ मंडल की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई वाले भाग में उड़ते हुए। उस ऊंचाई पर हवा कुछ अधिक विरल होती है। विमान ऊंचाई पर जाने पर यात्रियों को श्वसन के लिए पर्याप्त हवा मिलने के लिए विमान में सुविधाएं करनी पड़ती है।
पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल के बाहर लगभग 50 किलोमीटर तक की परतों को समताप मंडल कहते हैं। किसको बोला गया समताप मंडल? पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल के बाहर वाला लगभग 50 किलोमीटर की तक की परत को समताप मंडल कहते हैं। इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है। सूर्य से आने वाली जो किरणों में उपस्थित पराबैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी किरणें होती है, सजीवों के लिए वह हानिकारक होती है। ओजोन गैस इन घातक किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के सजीवों को संरक्षण मिलता है। देखो, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती है वह सजीवों के लिए हानिकारक होती है, और उसी को ओजोन गैस में घातक किरणों को अवशोषित किया जाता है ओजोन गैस में, और उसी के कारण पृथ्वी के सजीवों को संरक्षण मिलता है। देखो, यह पृथ्वी का वातावरण का चित्र यहाँ पे बताया गया। कैसे कैसे? यह देखो हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के ऊपर वातावरण में नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 उसी के ऊपर ओजोन गैस रहता है क्षोभ मंडल के ऊपर नंबर 2 समताप मंडल, आगे ऊपर मध्य मंडल, ऊपर आयन मंडल, और उसके ऊपर बाह्य मंडल। ऐसे वातावरण के घटक है। थोड़ा सोचो, सप्तरंगी इंद्रधनुष्य वातावरण के कौन से आवरण में दिखता होगा? देखो, वातावरण के कौन से आवरण में दिखता होगा? तो जहाँ पे बादल बारिश जिस वातावरण के भाग में होते होंगे वहीं पे दिखता होगा। और बादल बारिश किस भाग में होती है ये हमने ऊपर देख लिया है। नंबर 2 पे देखो, पर्वतारोही ऊंचे पर्वत पर चढ़कर जाते हैं। जिन पर्वतों की ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक होती है, उन पर्वतों पर चढ़ते समय बहुत से पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर ले जाते हैं। इसका क्या कारण होगा? देखो, वो तो हमने देख ही लिया ना। पर्वतों के पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ के जाते हैं। जिन पर्वतों की ऊंचाई 5000 मीटर से यानी कि 5 किमी से अधिक होती है, वहाँ पर चढ़ते समय बहुत से पर्वतारोही क्या करते तो अपने साथ में ऑक्सीजन से भरा सिलेंडर लेके जाते। उसका क्या कारण होगा? ये भी तो हमने ऊपर देखा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन का प्रमाण, हवा ही कम होती जाती है तो ऊपर ऑक्सीजन का प्रमाण भी कम होता जाता है, इसलिए लेकर जाते होगी। नया शब्द सीखो, संघनन। संघनन मतलब बाष्प का ठंडा होकर उसका द्रव अवस्था में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। देखो, बाष्प का ठंडा होकर उसका द्रव अवस्था में रूपांतर होने वाली प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अब ये जल चक्र का चित्र हमें यहाँ पे बताया गया, और उसका सविस्तर जो विस्तृत विवेचन है वे आगे में देखेंगे, लेकिन चित्र में थोड़ा देख भी लो। देखो, ये इधर सूरज है। सूरज की गर्मी के कारण महासागर के पानी का बाष्प में रूपांतरित होके वो ऊपर जाता है, उसका बादल में रूपांतरित होते हैं, और बादल आगे जाकर ऊपर ऊंचाई पर जाकर ठंडे होते हैं। ठंडे होने के बाद उनका संघनन होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में रूपांतर होकर वह उसका वजन बढ़ता है। उसके कारण वो नीचे गिर के बारिश के रूप में और एक बार जमीन पर आते हैं। जमीन पर आकर नदी की सहायता से वह बहकर और एक बार सागर में जाता है, और उसी को जल चक्र कहा जाता है। इसके बारे में सविस्तर जानकारी हम आगे ले लेंगे। देखो, वर्षा कैसे होती है? तो सूर्य की ऊष्मा द्वारा जमीन के पानी का निरंतर बाष्पीभवन होता है। जमीन के अंदर का रिसा हुआ पानी भी सूर्य की ऊष्मा द्वारा भाप बनकर हवा में मिश्रित होता है। बाष्प हवा की अपेक्षा हल्का होता है, इसलिए यह वातावरण में क्रमशः ऊंचाई पर चला जाता है। बाष्प ऊपर क्यों जाता है? हवा की अपेक्षा हल्का होता है,
इसलिए वह वातावरण में क्रमशः ऊंचाई पर चला जाता है। ऊंचाई पर जाते समय ठंडा हो जाने के कारण उनका संघनन होता है। और पानी के सूक्ष्म कण बनते हैं। पानी के ये कण इतने छोटे तथा हल्के होते हैं कि बादलों के रूप में आकाश में तैरते हैं। इन सूक्ष्म कणों के एकत्र होने पर पानी की बड़ी बूंदों में रूपांतर होता है। यह बड़ी बूंदें भारी होती है। क्या यह बड़ी बूंदें भारी होती है, इसलिए यह तैर नहीं सकती। ऐसी बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर गिरती है। क्या बताया गया है? ये बड़ी बूंदें, पानी की बड़ी बूंदें तैर नहीं सकती, इसलिए वह वर्षा के रूप में जमीन पर आती है। वर्षा के रूप में जमीन पर आया हुआ पानी सोतों, नालों और नदियों में से होकर अंत में समुद्र में मिल जाता है। हिमाच्छादित प्रदेशों में सूर्य की ऊष्मा द्वारा वहाँ की बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है। यह पानी भी आकर नदियों में मिल जाता है और आगे चलकर सागर में ही मिल जाता है। जमीन के जिस पानी का बाष्पीभवन द्वारा वाष्प होता है, संघनन के कारण वर्षा के रूप में पूर्ण जमीन पर आता है और पूर्ण जमीन पर आता है, अंततः समुद्र में मिल जाता है। पानी का बाष्पीभवन, संघनन और वर्षा इत्यादि क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी चक्र की भांति घटित होती रहती है। उसे ही जल चक्र कहा गया। कैसे? बाष्पीभवन, संघनन और वर्षा, इसी को जल चक्र कहा गया है। जीवावरण देखो, बताओ तो, शिलावरण, जलावरण तथा वातावरण, इनमें जो वनस्पतियाँ और प्राणी पाए जाते हैं, उनकी जितना संभव हो उतनी लंबी एक सूची तैयार करो और जानकारी दो। देखो, आपको आपके आजू बाजू में आपको जितने मालूम है उतने शिलावरण में, जलावरण में और वातावरण में जो जीव, प्राणी तथा वनस्पतियाँ हैं, उनके नामों की एक लिस्ट बनाओ और जानकारी दो। देखो, पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में भी अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। कुछ भागों में पूरे वर्ष भर बर्फ की परत पाई जाती है, तो कुछ भागों में वर्ष भर उष्ण जलवायु रहती है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर मैदान है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल होते हैं। सामान्य जल वाली नदियाँ हैं और खारे पानी वाले सागर भी है। तट के समीप समुद्र उथला होता है। देखो, पृथ्वी पर क्या बताया गया? पृथ्वी पर असंख्य प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भागों में भी अलग अलग प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुछ भागों में वर्ष भर बर्फ की परतें पाई जाती है, तो कुछ भागों में वर्ष भर उष्ण जलवायु ही रहती है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं पर मैदान पाए जाते हैं। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं पर शुष्क मरुस्थल भी पाए जाते हैं। सामान्य जल वाली नदियाँ और खारे पानी वाले सागर भी पाए जाते हैं। तट के समीप वाले क्या बताया गया? तट के समीप समुद्र उथला होता है। महासागर तटों से दूर कई किलोमीटर तक गहरा होता है। महासागर क्या, ये वो तटों से कई दूर तक कई किलोमीटर गहरा होता है। पृथ्वी पर अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले इन सजीवों में भी अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। उदाहरणार्थ, जैसे कि ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली ध्रुवीय रीछ, अफ्रीका के घास वाले प्रदेशों में झेब्रा, जिसे वन गर्दभ भी कहा जाता है, अथवा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाले कांगारू अन्य किसी भी प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं।
हाथी और सिंह केवल उष्ण प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। ये उस पर से हमारे ध्यान में आया है कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार का अलग अलग जो अलग अलग प्रकार है, वहीं पे अलग अलग प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। जैसे कि ठंड प्रकाश में ठंड प्रदेशों में ठंड प्रदेश सहने वाले जैसे सजीव वहाँ पे रहते हैं। तो गर्मी वाले भाग में गर्मी सहने वाले सजीव रहते हैं। तो पानी में रहने वाले सजीव पाए जाते हैं। ऐसे अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के सजीव पाए जाते हैं। उसी तरह विभिन्न क्षेत्रों में वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। सजीवों की यह विविधता उस क्षेत्र की विशिष्टता भी कही जाती है। हमारी पृथ्वी पर पानी तथा हवा में सर्वत्र विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, प्राणी तथा सूक्ष्मजीव होते हैं। शिलावरण, जलावरण तथा वातावरण में सजीवों का अस्तित्व होता है। इस आवरण के सजीवों तथा उनके द्वारा व्याप्त भाग को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। देखो, यहाँ पे हमें अलग अलग प्रदेशों में पाए जाने वाले अलग अलग सजीव दिखाई देते हैं। जैसे कि कंगारू, भालू, सिंह, हाथी और ये अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, या अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की ही वनस्पतियाँ पाई जाती है। नीचे इसे सदैव ध्यान में रखो। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणी, वनस्पतियाँ और सूक्ष्मजीव इत्यादि सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ पृथ्वी के आवरणों पर भी निर्भर होते हैं। क्या ध्यान में आया हमारे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो प्राणी, वनस्पतियाँ, सूक्ष्मजीव इत्यादि सभी सजीव एक दूसरे पर निर्भर होने के साथ साथ पृथ्वी के आवरणों पर भी निर्भर होते हैं। सभी सजीवों का जन्म, वृद्धि और मृत्यु जीवावरण में ही होता है। हमने क्या सीखा? अब यह ध्यान में लो। पृथ्वी का बाहरी तथा कठोर कवच और उसकी परत के कुछ भाग को सम्मिलित रूप में शिलावरण कहते हैं। किस किस को? पृथ्वी का बाहरी कवच, बाहरी तथा कठोर कवच और उसकी परत के कुछ भाग सम्मिलित रूप में उसे ही शिलावरण कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग एक तिहाई भाग पर जमीन, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लगभग एक तिहाई भाग पर जमीन और 2/3 भाग पर पानी व्याप्त है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी तथा बर्फ, भूजल और हवा में समाविष्ट जलवाष्प का पृथ्वी के जलावरण में समावेश होता है। कौन कौन से? पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी तथा बर्फ, भूजल, हवा में समाविष्ट जलवाष्प, इनका पृथ्वी के जलावरण में समावेश होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर वाले हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल चक्र निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल की ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के सजीवों का संरक्षण होता है। वातावरण, शिलावरण तथा जलावरण, इन तीनों आवरणों में सजीवों का अस्तित्व होता है। सजीव तथा उनके द्वारा व्याप्त भागों को सम्मिलित रूप में जीवावरण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी तरह हम परिसर अध्ययन भाग 1 सभी पार्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यह घटक स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया हुआ भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पर देखते समय आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। इसकी वजह से आगे चलकर अपलोड किए हुए सभी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी और सबसे पहले वह वीडियो आप देख पाओगे। धन्यवाद।